रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई बनाती है। बताइए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसे कंट्रोल करना? मनी लॉन्ड्रिंग आगे पढ़ना है आपको। तुम क्या बोल रहे हो समझे? एनजीओ टैक्स आगे सब पढ़ाएंगे, बैठो। देखिए वो अभी मौद्रिक नीति बता रहे थे, अब मौद्रिक नीति बढ़ा दिए थे, बता रहे थे अभी मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। किस पर लागू होता है? बैंकों पर। बैंकों पर। मुख्य उद्देश्य तरलता को कंट्रोल कर। तरलता बढ़ने से महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति क्या हो जाती है? बढ़। यहां तक तो आपको समझाई दिए थे, रेपो रेट वगैरह समझाए थे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट नहीं पता होंगे? बताइए आरबीआई के नीचे कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेते हैं? किससे लेंगे? आरबीआई से लोन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बेरोजगार नेशनल बैंक, बीएनबी, नया बैंक है अभी खुला है, बीएनबी, बेरोजगार नेशनल बैंक। बताया जाए यहां पर अगर एक दिन के लिए पैसा दिया तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, 2 से 14 दिन, 2 से 14 दिन रेपो रेट, 14 दिन से ज्यादा बैंक रेट, 14 दिन से ज्यादा बैंक रेट, 2 से 14 दिन, एक दिन के लिए एमएसएफ। बताइए ये लोन किसको देते हैं? जनता को। किसे देते हैं? जनता को देते हैं। इनके पास 2 थो रेट होता है, एक नॉर्मल कस्टमर के लिए, एक फेवरेट कस्टमर के लिए। बताइए नॉर्मल के लिए होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट, और जो पीएलआर, और जो अच्छे कस्टमर है उन्हें ले बेस रेट। अगर आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आपको किस रेट पे मिलेगा? बेस। और ऐसे छात्रवृत्ति का खाता खुलवाए हैं, हाँ पीएलआर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? स्कॉलरशिप का खाता खुलवाए तो किस पे देगा? आगे बढ़ जाएं। देखो ये क्या पूछ रहा है, आपके कोचिंग में टीचर बनने के लिए कितना पढ़ा होना चाहिए? देखिए पढ़ाई समझाने के लिए कितना मेहनत करना होता है ये पढ़ना होना चाहिए। क्या पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़े हैं आपको क्या मायने रखता है, आपको समझ में आ रहा है ये मायने रख। और आदमी समझा तभी पाता है जब क्या हो? पढ़ा हो। ऐसा थोड़ी है कि आदमी हम पढ़बे नहीं कोई चीज को उसको समझा देंगे। समझाने के लिए पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में क्या? इसको क्या हो गया, खाना पीना नहीं खाया होगा? एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पीएलआर ये ग्राहक को मिलता है, यहां तक में समझ में आ गया था ना? एक दिन के लिए लोन देगा तो। अच्छा एक चीज और समझिए, बैंकों को कभी कभी पैसा घट जाता है तो किससे लेके आते हैं ये लोग? किससे लेके आएगा? घट जाएगा तो किससे लाता है? कभी कभी बैंकों को ये पता चलता है कि इस महीने उसके यहां से कोई पैसा कम ही निकाल लेगा। जैसे खरमास में अमूमन भारत में मेजॉरिटी जो जनसंख्या रहती है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, और ज्यादातर उस रिलीजन में खरमास के दिन में कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। पता है कि नहीं तू लोग के खरमास का होता है? हाँ? मलमास तो अलग होता है, खरमास अलग होता है। खिचड़ी का जो दिन होता है ना, उससे 1 महीना पहले वाला दिन खरमास होता है। उस दिन कोई शादी ब्याह नहीं करता, उस समय घर और का ढलैया नहीं कराता है, चौखट नहीं रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अशुभ शुभ काम उसमें नहीं किया जाता।
तो बैंकों को पता है इस समय हमारा कोई भी पैसा नहीं निकालेगा, तो आखिर बैंक अपने पास वो पैसा रख के क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है उसको, बैंक को पैसा रखे हुए। तो वो कहता है कि लेकिन हाँ अभी जहां 14 तारीख को खिचड़ी खत्म, वहां लगन चालू हो जाएगा, धड़ाधड़ पैसा निकालना चालू करेगा, ढलैया चालू हो जाएगा, घर द्वार बनने लगेगा, चौखट बनने लगेगा, घर द्वार बनेगा तो फिर पेंट होगा, इन पैसा ज्यादा लगेगा। तो पता है बैंकों को कि कब पैसा निकलता है कब नहीं निकलता। तो जब 1 महीना पैसा ब्लॉक रहता है तो बैंक आरबीआई को कहते हैं सब कि ले लो, हमसे क्या करो, ले लो और कुछ ब्याज दे देना, कुछ ब्याज दे देना। तो आरबीआई कहता है ठीक है लाओ। तो ये लोग जब अपना पैसा किसके पास रखते हैं, आरबीआई, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। अभी बताइए इसे रिवर्स रेपो रेट, RRR, समझ में आ गया कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट RRR, समझ में आ गया कि नहीं, फिल्म आई है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, हो सकता है हमको फिल्म उलिम का ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, हम तो आप ही लोग को पढ़ाते रहते हैं, यही में हम खुश रहते हैं, हंसी मजाक यही होते रहता है, फिल्म से अच्छा यही रहता है। क्लासवा बंद हो जाता है तो सब दही जाम हो जाता है, तुम लोग को भी मन नहीं लगता है। चलिए अब ध्यान देते हैं। तो बैंकों के पास जब सरप्लस अमाउंट हो जाता है, यानी जब अतिरिक्त धन हो जाता है, तो किसको जमा करते हैं, आरबीआई। किसे जमा करेंगे, इसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ये बताइए रेपो रेट पर बैंक को ये कर्जा दिया और रिवर्स रेपो रेट पर बैंक वाले कर्जा दिए किसको, आरबीआई। इंसानियत की नजर से जितना रेपो रेट होना चाहिए उतना ही रिवर्स रेपो रेट होना, लेकिन सबसे बड़का सूदखोर से आप डीलिंग कर रहे हैं, कौन है, आरबीआई। ये कहेगा कि ना, अगर हम तुमको दिए हैं 4% ब्याज पर, तो अगर तुम हमको दोगे तो हम 4% नहीं देंगे, 3% देंगे। कितना देंगे, 3। यानी अपने जब पैसा देता है तो 4%, और जब ये लोग पैसा देते हैं तो 3% ब्याज देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो बैंक वाला पूछता ऐसा काहे, कह रहा है कि तुम्हारी मजबूरी है हमारे पास रखना, तुम्हारी मजबूरी है हमारे पास रखना। अगर ज्यादा कुछ कहेगा तो 1 रुपया ब्याज ना देंगे। क्या कर लेगा, तो बैंक वाला कहा बताए क्या कर लेंगे, बांट देंगे सब लोन अबे हम बाजार में, जहां बांटेंगे बाजार में लोन, तरलता बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार आपको गरिया देगी। सरकार ही सबको थोड़े गरियाती है, सीधे किसको गरियाएगा, आरबीआई को। तो आरबीआई वाला कहता यार ये तो नस पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया इसको। अच्छा चलो आओ आओ हम तुमको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लोन दे देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो रेपो रेट ज्यादा होता है या रिवर्स रेपो? यानी बैंक अगर इनसे पैसा लिया तो 4% पे, और अगर ये बैंक वालों से लिए तो 3%। तो RRR समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइव वाला कहानी सुनाने लगता है, कह रहा है मेरा रिजल्ट हो गया, पड़ोसी जल रहा है। तुम पड़ोसी को ध्यान क्यों दे रहा है? याद रहेगा ना रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई जो ब्याज देती है उस ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, आरबीआई के पास एक ऐसा भी पैसा जमा है बैंकों का जिस पर वो ब्याज नहीं देती है। हाँ, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। समझ, कभी ये 3.5 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। एवरेज के तौर पे क्या रख देते हैं? 4। आगे बढ़ जाए, बैंक को इस पर ब्याज मिलता है नहीं। अच्छा, एक और चीज होता है SLR, याद है? SLR 18%। यह बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है और उसे बैंक खर्च नहीं कर सकते। डेली आरबीआई उसको नेट पर चेक करते रहता है कितना पैसा बचा हुआ है। अब उसमें तो कोई गलत दिखा नहीं सकता। जैसे आपके अकाउंट में 10 रुपया रहेगा तो 10,000 दिखा देगा? नहीं दिखा सकता।
किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जा। नहीं, कितना दिन के लिए भी रखे सेम रेट पे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर एक दिन के लिए भी रखेगा तो रिवर्स रेपो रेट, 2 से 14 दिन के लिए भी देगा तो रिवर्स रेपो रेट, 1 महीना के लिए दे देगा रिवर्स रेट, ई खचरा जब देगा 1 दिन के लिए एमएस, 2 से 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा। बताइए दीर्घकालीन ऋण किस पर मिलता है? बैंक। अल्पकालीन ऋण रेपो रेट, अति अल्पकालीन एमएस, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन बैंक अपना सरप्लस पैसा रखते हैं, हाँ, रिवर्स रेपो रेट। बैंक अपना सरप्लस पैसा रखते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब एक बात बताइए, ये तो बैंकों से पैसा को कंट्रोल कर लिया गया, जब सरकार के हाथ में ही महंगाई है तो कंट्रोल क्यों नहीं हो जा रहा है? इसका कारण समझिए। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका इनकम है 1 लाख, 10 लाख इनकम है, बताएंगे 1 लाख, तो सरकार को कंट्रोल करेगी किस हिसाब पे? जितना बताएंगे उसी हिसाब से ना। तो लोग अपना इनकम नहीं बता पाते। जैसे आप लोग के घर में कितने लोग के घर टैक्स नहीं भरा जाता है? डायरेक्ट टैक्स कितने लोग को नहीं भरा जाता है? अरे लगभग किसी के यहाँ नहीं भरा, बहुत कम भरता होगा। ITR कितने लोग फाइल करते हैं? जो फाइल करता है वो हाथ उठा, जिनके यहाँ पे देखो बहुत कम लोग हैं सर। समझ में आ गई नहीं? तो बहुत कम ही लोग के यहाँ भरत, सरकार को आइडिया ही नहीं। जैसे आपके घर कितना इनकम है, किसी सरकार को आइडिया है? नहीं हो पाता, आइडिया ही नहीं हो पाता सरकार के पास। तो कैश पैसा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। RBI अपने हद तक तो कंट्रोल करती है, लेकिन मार्केट में जो लोगों के पास पैसा है जो बैंक में गया ही नहीं, अरे पैसा बैंक में जाएगा तब ना उसका 4% CRR RBI रखवा लेगा, 18% SLR रखवा लेगा, बाकी बचे में अपना काम करते रहो। अब बैंक में नहीं जाएगा तब आपके बहुत बड़े देखते होंगे, आपके गांव मोहल्ला में कुछ दुकानदार होते होंगे, लाखों में व्यापार करते हैं, बैंक में जेबी नहीं करते, कैश टू कैश डील करते। तो बताइए RBI उन्हीं पैसों को कंट्रोल कर सकता है जो बैंक में है। जो कैश टू कैश खेल रहा है ये क्या करेगा? गड़बड़ कर देगा कि नहीं कर देगा? अब इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? यानी सरकार के कंट्रोल के बाहर है, सरकार के कंट्रोल के बाहर है। यानी जो मार्केट में पैसा घूम रहा है ये किसके कंट्रोल के बाहर है? सरकार के कंट्रोल के बाहर है। यानी सरकार कितनों मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर ले, कितना भी CRR बढ़ा ले, जो मार्केट में कैश घूम रहा है इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या आपकी अर्थव्यवस्था कंट्रोल रहेगी? कभी नहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो समानांतर अर्थव्यवस्था यानी देश जिस अर्थव्यवस्था को चला रहा है उसके अलावा समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? काला धन या कैश पैसा को। काला धन को क्या कहते हैं? समानांतर अर्थव्यवस्था। क्या वह RBI से कंट्रोल हो सकता है? RBI से कंट्रोल होने के लिए आपके पैसा को कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? बैंक में। कहां जाना पड़ेगा? तो ये बात बहुत खतरनाक थी। तो मोदी जी आए, कहे कि सबको कहो बैंक में जाने के लिए, तो कोई जाइए नहीं रहा था बैंक में। तो प्यार से समझाए, जनधन योजना खोल के जाओ जाओ बैंक में जाओ, बैंक में जाओ। सब आदमी कहां चला गया? बैंक में। जीरो बैलेंस पे खुल गया, तो कह रहे 2000 रखो ना तो पैसा कटेगा। पहले समझा गया कि नहीं आ गया? जनधन योजना में तो पहले वहां गए लोग, जनधन योजना में सब कुछ हो गया, फिर भी मार्केट में क्या घूम रहा था? पैसा। तो इन्होंने नोटें बदल दिया। नोट क्या कर दिए? बदल दिए। जब नोट बदल दिए तो मार्केट वाला पैसा कहां आया? बैंक। लेकिन यह योजना इतनी बुरी तरह फेल हुई जिसका कोई हद नहीं, इतना भयानक तौर पे फेल हुआ क्योंकि बैंक वालों ने मिलकर लाखों लाखों रुपए को एक्सचेंज कर दिए। सब बैंक मैनेजर मिल गया, अब किसी का काला धन है 10 लाख, अब वो बैंक में जाएगा वाइट कराने के लिए, सरकार कहेगी 30% इस पे तो इनकम टैक्स है। तो बैंक मैनेजर को कहा कि 10 लाख का 3 लाख सरकार ले लेगी, एक काम कीजिए 10 लाख पे 1 लाख आप ही ले लीजिए ना। पूरा का पूरा क्या हो गया? काला धन। तो नोटबंदी जिस उद्देश्य से किया गया था वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि RBI कह रहा है कि 99.9% पैसा वापस आ गया, तो सारा काला धन खत्म हो गया। तब तो समझा गया कि नहीं? अगर तो ऐसा काला धन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कैश फ्लो को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कैश पर कंट्रोल है किसी का? आपके यहां से 1 लाख आके किसी दूसरे के यहां जल गया 1 लाख, पता नहीं चला सरकार को, लेकिन बैंक टू बैंक आता तो सरकार को पता चल जाता।
वहां पे तुरंत सरकार उस पर क्या कर लेती, CRR और SLR लगा लेती। लेकिन कैश पे होता है, नहीं होता। तो कैश को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे अच्छा इलाज है कि नोट की जो मात्रा है, साइज है, मतलब वैल्यू है, उसे कम कर दीजिए। जैसे 2000 का नोट महाबेवकूफी है। 2000 के नोट में 10 लाख रुपया आराम से रख सकते हैं आप, आराम से 10 लाख रुपया क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मार्केट में कौन सा घूम रहा है, समानांतर अर्थव्यवस्था घूम रहा है। RBI को ठेंगा दिखाते हुए देख ले, यहां पर लगाओ हमरा पे CRR SLR, नहीं लगा सकते। तो बताइए, नोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम? अगर कंट्रोल करना है करप्शन वगैरह को, तो 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू का अगर नोट है तो रकबे मत कीजिए। और सरकार को भी देखिए क्या करती है, 2 लाख से ज्यादा आप कहीं कैश की लेन देन नहीं कर सकते, ये रूल है। तो अगर 100 रुपए का नोट रहेगा तो 2 लाख इतना हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, इतना किसी को दे सकते हैं। लेकिन यहां तो 1 करोड़ का डील कैसे हो जाता है, कैश में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ललका नोट अवेलेबल है। 1 लाख तो मुट्ठी में पकड़ा जाता है, 2000 के नोट में 1 लाख मुट्ठी में पकड़ा जाता है, इसे 1 लाख। और अगर वही 2000 का खत्म करके 500 का मैक्सिमम नोट कितना का रहा है, 100 रुपया का, सपोज कीजिए कितना का, 100 रुपए। अब तनी 1 लाख मुट्ठी में पकड़ो, अब झोला में पकड़ेगा। अब किसी को 10 लाख घूस देना है तो बोरा में ले जाएगा, लो अब वो रखने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीजें गवर्नमेंट धीरे धीरे करेगी, इसे गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी वही की चीजें हो जाती है कि हर चीजों को देखना। अभी भी भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है, जहां ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम है। लेकिन अब भारत में ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ावा आ गया। QR स्कैन कीजिए, पटाख से क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है आपका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो आपसे कहेगा समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, काला धन। समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन। आगे बढ़े, अब देखिए ध्यान से, जो मार्केट में चलिए ध्यान से समझिए, जो मार्केट में पैसा है, क्या उस पैसे पर CRR का काम कर पाएगा? मार्केट के पैसे पे SLR काम करेगा? रेपो रेट वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जो पैसा बैंक में है उस पर क्या लगाया जा सकता है, मौद्रिक नीतियां। क्या लगाया जा सकता है, मौद्रिक नीति। लेकिन जो पैसा मार्केट में घूम रहा है, क्या उस पर मौद्रिक नीति काम करेगा? बताइए, रेपो रेट मौद्रिक नीति का हिस्सा है? अरे सब ये मौद्रिक नीति है, जितना दिख रहा है सब क्या है, मौद्रिक नीति। मॉनेटरियल पॉलिसी, समझा कि नहीं, क्या मॉनेटरियल पॉलिसी कहलाता है। इसमें मौद्रिक नीति के लिए सबसे बड़का झमेला हो जाता है मार्केट में उपस्थित पैसा। इसके लिए भी लगाया जाता है एक अलग मौद्रिक नीति, जिसे कहते हैं खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट पॉलिसी। खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की नीति के तहत सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है। प्रतिभूति मतलब गारंटी पेपर, एक कागज। जैसे आप LIC कराते होंगे तो आपको बदले में एगो कागज मिलता होगा, झुनझुना। कहिया वो कागज भाग जाएगा सहारा की तरफ, कोई वैल्यू नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप किस चीज का व्यापार कर रहे हैं, गारंटी का। किसका? गारंटी। गारंटी मैंने क्या होता है, प्रतिभूति। गारंटी, प्रतिभूति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गारंटी। बॉन्ड पेपर, समझ में आ गया कि नहीं, क्या होता है, बॉन्ड पेपर। आप बताइए, आप बैंक में पैसा रखे हैं, बदले में आपको क्या मिला है, पासबुक। कहियो बैंक वाला भागा तो बिना हाँकते रहिए पासबुक से, समझ में आ गया कि नहीं, पासबुक लेके घूमते रहिए भाग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप बताइए, आप जो FD करते हैं या LIC में डालते हैं या म्यूचुअल फंड में, ये सब किस चीज का व्यापार है, प्रतिभूति का। बदले में आपको क्या मिलता है, कागज। अब तो सोचो कागजों नहीं दे रहा है, कराओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा। जब तक हाथ में कागज नहीं, पता नहीं चलता है कि हमरा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो मार्केट में जो पैसा घूम रहा है, मार्केट में पैसा घूम, इसे उठाने के लिए क्या लाते हैं, खुले बाजार की नीति। जो पैसा खुला में घूम रहा है उसके लिए खुले बाजार की नीति। RBI बैंकिंग कंपनियों के एजेंट को, प्राइवेट बैंक के एजेंट को, LIC के एजेंट को
पूरा खुला छूट दे देता है, जाओ आओ मार्केट में खुले बाजार में जो छुट्टा सांड की तरह पैसा घूम रहा है उसे लेके आओ, क्योंकि मार्केट की तरलता को कम करना। अब आपके घर में LIC का एजेंट चाहे बैंक वाला आएगा, कहेगा कि एक काम कीजिए, आप हर महीने 10-10 हजार जमा कीजिए, 30 साल बाद आपको हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ऐसा बोलता है सब कि नहीं बोलता है? हाँ, तो ये सब क्या कर रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। इस सब के पीछे कौन खेला कर रहा है? RBI। काहे लिए? जो खुला में पैसा घूम रहा है उसके लिए खुले बाजार की नीति। क्या बेच देता है? प्रतिभूति। प्रतिभूति माने गारंटी पेपर, बॉन्ड पेपर। और क्या उठा लेता है? पैसा। क्या उठा लेगा? पैसा। तो बताइए, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड कर रही है पैसा पर, किधर घूम रहा है किधर नहीं। ज्यादा घूमना चाहिए कम, मीडियम। आपको पता है ना, पैसा क्या है? ब्लड प्रेशर की तरह, ज्यादा नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन बताइए, RBI जब अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है तो मार्केट की तरलता कम हो जाती, तो महंगाई कम, मुद्रास्फीति कम, कोई दिक्कत नहीं ना। RBI जब अपने मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर देती है तो लोन का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता, लोन बांटने की मात्रा घट जाती, मार्केट की तरलता घट जाती, महंगाई घट जाएगी, मुद्रास्फीति घट जाती। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो RBI पूरे भारत को कंट्रोल कर लेता है। बैंक के पैसा को मौद्रिक नीति, बैंक के पैसा को और खुला पैसा को खुले बाजार की नीति के तहत। बताइए, खुले बाजार की नीति के तहत किसका व्यापार होता है? प्रतिभूति यानी बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति यानी बॉन्ड पेपर। तो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री क्या कहलाता है? खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की नीति। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, CRR महीना में मेंटेन होगा कि डेली डेली? डेली। बैंकों में डेली पैसा जाता है। SLR डेली डेली होता है। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। डेली कितना होना चाहिए? 4%। डेली कितना होना चाहिए? 4%। आज पैसा निकल गया, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा झोंक दिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर पूरे पैसे, बताइए, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री क्या कहलाता है? खुले बाजार की नीति। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़का दुश्मन जो है वो तरलता है। क्या है? तरलता। यानी जो MSF ला रहे हैं ये भी किसके लिए? तरलता के लिए। रेपो रेट ला रहे हैं तरलता को कंट्रोल करने के, बैंक रेट ला रहे हैं तरलता को कम करने, CRR ला रहे हैं तरलता को कम करने, SLR ला रहे हैं तरलता को। ये सब में और तरलता में उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है? तरलता में कैसा संबंध है? उल्टा। तरलता माने कैश पैसा। आप बताइए, CRR बढ़ा के कह देगा 100% पैसा हमारे पास रखो, तो क्या लोन मिलेगा? तो तरलता क्या हो जाएगा? घट। यानी इनमें से किसी को भी बढ़ाएंगे तो तरलता घटेगा, और तरलता घटता है तो महंगाई घट जाती है, और महंगाई घट जाती है तो मुद्रास्फीति घट जाती है, मुद्रास्फीति घट जाती है। अब रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दर बढ़ जाएगा, लोन की मात्रा घट जाएगी, तरलता घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी, मुद्रास्फीति घट जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? यानी ये सारा का सारा किसके लिए लाया गया है? किसके लिए? तरलता के लिए। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। याद रहेगा ना? एक और बताया जाएगा, खुले बाजार की नीति में क्या आएगा? बॉन्ड पेपर, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। RBI जब अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है तरलता घट जाए, तरलता घट जाए। समझ में आ गया कि नहीं? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब RBI ने प्रतिभूतियों को बेच दिया, इसका PDF नहीं मिला? कल इसका PDF मिल जाएगा। RBI का PDF कल मिल जाएगा। कौन सी हो गया जी? इसको जाओ जाओ जाओ, तबीयत खराब लगी रहा है इसका, चल जाओगे कि नहीं? एक बात बताइए, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, इसे कंट्रोल करने का उपाय? लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? मौद्रिक नीति या ओपन मार्केट? सरकार क्या बेचेगी? प्रतिभूति यानी बॉन्ड पेपर। पैसा को क्या कर लेगी? उठा लेगी। इस शर्त पे उठाएगी कि 10 साल बाद हम आपको शायद डबल या ट्रिपल दे देंगे। अब अपने अलग अलग प्लान होता है। तो चलिए, आपने पैसा उठा लिए, ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा? जब प्रतिभूतियों की टाइमिंग पूरी होगी
तो सोचो डबल पैसा निकलेगा। तो इतना बड़का बेवकूफी आरबीआई कर सकती है? हाँ, आखिर तो खड़े दिख रहा है कि अगर आज आपसे उठाई है, सबसे सपोज कीजिए सबसे 1 लाख रुपया उठा ली आरबीआई, घर से आप लोग ले आए, कैसे भी 1 लाख उठा ली, कितना तरलता उठा लेगी आरबीआई? आप लोग की तरलता क्या हो गया? घट गया। घर से पैसा मांगेंगे एक्स्ट्रा तो घर वाला गरिया देगा, अब 1 लाख दे लियो तो राम नहीं, अब देगा पैसा नहीं, शांति से जीवन बिताइएगा, कोई पार्टी साटी नहीं होगा। लेकिन जब 10 साल बाद टाइमिंग क्या होगा पूरा, तो सोचिए वो 1 लाख रुपया कितना निकलेगा? हाँ, 2 लाख। अब जब प्रतिभूतियों को आरबीआई वापस जनता से खरीदती है, जिस प्रतिभूति को पैसा लेकर आरबीआई प्रतिभूति बेची थी, अब जब वापस आरबीआई प्रतिभूति को खरीदेगी तो बदले में क्या देगी? पैसा। तो ज्यादा पैसा हो गया तो बवाल हो जाएगा, नहीं होगा? तो समझिए आरबीआई सारे बैंक वालों को बुला के एगो मीटिंग करता है, कहता है कि सुनो जनता बकलोल है। कौन बोला? आरबीआई। आरबीआई कहता है जनता को उतना नहीं पता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। ओकरा ई लग रहा है कि 10 साल बाद डबल होगा, लेकिन ओकरा ई पते नहीं कि 10 साल बाद महंगाई भी डबल हो जाएगा, ये पैसा कोने काम लायक नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो उतने जोड़ गांठ के आरबीआई ये करती है कि 10 साल बाद वह कितनी महंगाई को कंट्रोल करेगी। तो आप कितनों दिमाग लगा लीजिए, 10 साल बाद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे आप सोचिए आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले सपोज कीजिए, यानी सन 2000 में अगर आपसे कोई 1 लाख रुपया लिया होता, सोच सकते हैं कितना पैसा लिया। और आज 20-22 साल बाद अगर 3 गुना भी लौटा दिया, 1 लाख के बदले 3 लाख, तो भी ससुरा उस समय वही फायदे में था। सन 2000 में किसी के पास 1 लाख रुपया और आज के समय में 3 लाख रुपया, 3 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। उस समय जो गैस सिलेंडर मिलता था 120 रुपया, आज 1100-1200 में गैस सिलेंडर 10 गुना महंगा हो गया। अब पैसा आपका 3 गुना महंगा हुआ। सन 2000 में 3 रुपए किलो आलू बिकता था, हम 3 रुपए किलो हमको याद है, हम लोग खरीदे हुए हैं, अभी 20 रुपए। तो आलू कितना हो गया? 6 गुना महंगा। समझ में गया? 6 गुना क्या हो गया? महंगा हो गया। और पैसा कितना महंगा? 3 गुना। सोच रहे आरबीआई बेवकूफी करेगा? हम लोग के समय में आपको बताते हैं, पेट्रोल जो चलता था उस समय, हम बताते हैं आपको 42 रुपए लीटर, 42 रुपए लीटर चलता था, 35-36 रुपया। मट्टी तेल बिकता था 20 रुपया, अभी 70। पेट्रोल 110-115 चला गया। आप बताइए मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता, मतलब 10 साल बाद महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़े? तो आरबीआई जो प्रतिभूति बेची है बकलोल है, सब जोड़ गांठ के समझिए। आपको क्या बनाने के लिए? बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे पास भी आता है, हमारे पास आता है तो हम वही वाला प्लान लेते हैं। हम ऐसा प्लान लेते हैं कि देख भैया, हमसे तुम हर साल कुछ पैसा ले लो, हर साल क्या ले लो? पैसा ले लो। 10 साल तक हमसे क्या ले लो? पैसा ले लो। उसके बाद हमको अगले 20 साल तक महीना महीना कुछ पैसा देना, 25,000 30,000 पेंशन के रूप में। और जब 20 साल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हम पैसा 10 साल तक जमा किए हैं अपना प्रीमियम, वो भी हमको वापस चाहिए। होता है ऐसा, पॉलिसी आता है। हम अपने मम्मी पापा का पेंशन ऐसे ही कराए हैं, हर साल हम जमा कर देते हैं, हर साल जमा करते जाते हैं, और जमा हो गया तो अगले 30 साल तक उन लोग को पेंशन मिलेगा। और 30 साल तक पेंशन मिलते जाएगा। और जब 30 साल कंप्लीट हो जाएगा तो जो शुरुआत में हम हर साल 10 साल तक जमा किए हैं, वो पैसा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो हमारा जो था वो मिल गया और पेंशन भी मिल गया, टेंशनों खत्म हो गया हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मम्मी का अलग पेंशन, पापा का अलग पेंशन, मम्मी का हेल्थ का अलग, पापा का अलग, कोई टेंशन नहीं है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो भाई हम समाज को देखते तो डर जाते हैं। आजकल अजीब टाइप का हो गया है, माँ बाप को बेटा बेटी भूल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन समाज को देखते हुए डर लगता है, इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई जो है पहले माँ बाप को भी अपने पैर पर आखिरी दम तक क्या कर दे? खड़ा कर दे। बाद में हम बदले ना बदले वो तो अलग की बात है, नहीं समझे? लेकिन क्या जरूरत है भाई किसी को रिस्क लेना? क्या पता कि गृह मंत्रालय कोने दिमाग का होगा, नहीं समझ में आया?
उससे अच्छा है कि भाई अपने पे डिपेंडेंट करके छोड़ दिए यहाँ पे। कल को मम्मी पापा को कोई टेंशन नहीं, बीमार पड़ेंगे उनका हेल्थ है, हर महीने उनका क्या है, पेंशन है, मम्मी का अलग पेंशन, पापा का अलग पेंशन, समझ में गए, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं, पेंशन है टेंशन नहीं। तो हम आरबीआई के बकलोलई वाले में नहीं जाते कि तू हमरा ले लो और 10 साल बाद दियो, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। हम जितना जमा करेंगे बाद में क्या कर लेते हैं, वसूल लेते हैं, अभी मम्मी को ही मिल जाएगा, मम्मी पापा को टेंशन नहीं रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। सर आप भी डरते हैं भाई, समाज उमाज में देखते हैं बहुत डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, घर आपका पैसा कभी काम नहीं आएगा, समझ में आ गया कि नहीं। आज भी हमारे रिश्तेदार सब हमको ना जान पहचान वाले बोलते हैं सर कि आप इंडिया लेवल के इतने बड़े टीचर हैं, आपसे अंडमान निकोबार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लड़का ऑनलाइन पढ़ता है, कितना देता है, तो 200 रुपया यही देगा, 200-250 रुपये पढ़ क्या बचता है। हम कह देखिए कुछ बचे ना बचे, लेकिन इतना जरूर है ना कि अगर हम भारत के किसी कोना में किसी का दरवाजा खटखटा के कहें कि हम खान सर 2 टाइम खाना खिला दो, तो खिला देगा वो। आप करोड़पति भी है ना, तो आपके मोहल्ला के सिवा कोई ना पूछेगा आपको, कहीं वो चल जाएगा आदमी, तो क्या जरूरत है भाई, टेंशन क्या है। अपनी बाद में बौद्ध धर्म की तरह आदमी बौद्ध भिक्षुक हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, किसी के घर भी खटखटा सकते हैं, भाई खान सर 2 रोटी खिला दो, यहाँ पर हो गया काम। हालांकि हम 8 रोटी खाते हैं। अरे वो अलग बात है, पैसा बहुत कुछ है बाबू, सब कुछ नहीं है। एक चीज हमको बहुत खटकता है, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, हमको ये सिद्धांत चेंज करना है। खाली हाथ आए थे लेकिन जाने के समय इस देश को बहुत कुछ दे के जाएंगे लोग, खाली हाथ तो कभी नहीं जाएंगे। सोचा खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाना रहता तो अब ये मार लेंगे, तो सोचा कोने काम करने, खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। जाने के समय हर डिपार्टमेंट में एक शोक रहेगा, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी रहेगा जो कहेगा कि गुरुजी चल गई लो, पढ़ाए थे हमको बहुत बढ़िया से, अभी दिन बहुत दूर है, टेंशन नहीं लियो लो, बहुत दूर है अभी। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आरबीआई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन्फ्लेशन आप बताइए, ऐसा लग सकता है कि आरबीआई अभी तो प्रतिभूति खरीद के मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जब बेचेगा तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है, बहुत जोड़ जाड़ के कर लेता है। तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, चलिए बताइए। प्रतिभूतियों को जब आरबीआई बेचती है तो मार्केट की तरलता घट जाती, महंगाई, मुद्रास्फीति, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ये क्या कह रहा है, मेरी उम्र भी लग जाएगा, हमारी दादी बूढ़ी परदादी वगैरह नहीं होते, बहुत कम थी, वो करी तुमको हमारी भी उम्र लग जाए, हम क्या आपका अपने खुद कम है अभी, और आप अच्छा से रहिए। ये सब जो चीजें होती है ना, बड़े बुजुर्गों का एक प्रेम होता है, और यही गांव के जगह पे देखा जाता है। शहरी सेक्टर में आके ससुरा जो सेपरेट फैमिली वाला हो गया ना, ये इस प्रेम को ही खत्म कर दिया। आप जाके देखिएगा, हमारी दादी थी ना, हमेशा कुछ ना कुछ बनले रहती थी अचरा में, जैला के बाद कुछ दे देती थी, आधा लड्डू रहता था, ले खा ले, कहीं से बहना उना आया रहता है, नहीं देखा गाँव में हमेशा कुछ कुछ आया रहता था, कुछ कुछ बहाने रहती थी, उसमें खोल के दे देती थी, सुतल रहती थी तो हम ही लोग खोल लेते थे, खोल खोल खोल, एगो पंखा जलता था, जल 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 पैसा वैसा थे, एगो खूब अच्छा से पंखा जलता था, उठे मत, एगो खोल देता था, ने चल दादी गुड नाइट। लेकिन आज का समय जो पीढ़ी आ रही है, ये दादा दादी वाले प्रेम को भूलते जा रहा है, इस वजह से समाज बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बिखर रहा है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मुद्रास्फीति समझ में आ गया, यानी मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन तरलता, मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तरलता कैसे कैसे कंट्रोल होता है पता चल गया, एमएसएफ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लोन की मात्रा घटे, लोन महंगा होगा कि सस्ता, महंगा, लोन की मात्रा घट जाएगी, तरलता घट जाएगी, मुद्रास्फीति घट जाएगी। बताइए सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देंगे तो बैंकों का अपना पैसा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सीआरआर कह देगा आरबीआई कि हमको 4% की जगह 40% चाहिए, तो बैंकों का घट गया कि नहीं। एसएलआर और सीआरआर बढ़ाने से बैंकों के पास का पैसा घट जाता, तो लोन की मात्रा घट जाएगी, पैसा घटेगा तो लोन की मात्रा घट जाएगी, लोन की मात्रा घट जाएगी, और लोन की मात्रा घटेगी तो तरलता घट जाएगी, तरलता घटेगी तो महंगाई, महंगाई क्या हो जाएगी, सिंपल है एकदम,
हाँ हाँ, मुद्रास्फीति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महंगाई कोई क्या कहते हैं? महंगाई कोई मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो चीजों से होता है। एक आपका क्या चीज? तरलता। क्या चीज होता है? तरलता। बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। इसके अलावे भी होता है एक मांग। क्या होता है? मांग। अगर मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो भी क्या बढ़ जाती है? महंगाई। जैसे लगन में डीजे, उसे जो में तरलता का कोई काम ही नहीं है, लेकिन सबका भी यहाँ 1 तारीख को मैं लगन देखें, जिस दिन शुभ लगन होता है ना उस दिन क्या होता है? बहुत डीजे हो जाता है। तो बेचारा वहां ऑर्केस्ट्रा वाला थक जाता है, सुबह कहीं और नाच के आया है, शाम के कहीं और, तो कभी कभी नींद में रहता है, उलटी हो जाता है। एक दिन में 3 जगह क्या करे आदमी? तो बताइए, मांग से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है कि नहीं? छठ के समय फल वगैरह देखिएगा, हल्दी, नींबू, छठ के समय इसका यूज पड़ता है। हाँ, केला महंगा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो मांग से भी मुद्रास्फीति बढ़ जाती, मांग से मुद्रास्फीति बढ़ जाती। कोई दिक्कत है किसी को? ठंडी के दिन में चाय का रेट बढ़ जाए, ठंडी के दिन में अंडा का रेट बढ़ जाता है। तो क्या मुर्गी अंडा देना कम कर दी? नहीं, मुर्गी उतना ही अंडा दे रही है, लेकिन मांग बढ़ गया। मांग क्या हो गया? बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो मांग से भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? लेकिन इस पे आरबीआई कुछ कह सकता है, क्या कहेगा कि नहीं चाय कम पियो, हाँ डीजे कम बजाओ, नहीं इसको नहीं कंट्रोल कर पाता। आरबीआई किसे कंट्रोल करता है? तरलता। एक और चीज होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यह बहुत खतरनाक होता है। जब किसी चीज का लागत बढ़ जाता है, उससे जब महंगाई बढ़ती है तो बहुत खतरनाक होता है। जैसे कोयला महंगा हो गया, चाय का रेट महंगा, डीजल महंगा हो गया, उस वजह से भाड़ा महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, इस वजह से महंगा होते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो क्या होता है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। जैसे आप होटल में चिकन खाइएगा, अब पता चला प्याज हो गया 300 रुपये किलो, कौन सी मुद्रास्फीति? हाँ समझ गए? फोचका वाले को देखिएगा, पूछता है प्याज डाल दे, डाल दीजिए। और जब प्याज 300 रुपया हो जाता है तो प्याज चाहिए, हाँ डाल देगा, मुरई डाल देगा। प्याज के लिए क्या डाल देगा? कर लीजिए यहाँ पर, कहेगा 300 रुपया से फोचका से महंगा प्याज है, नहीं समझ आएगा। तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति कितने जगह से? 3। तरलता, मांग और लागत, तरलता, मांग और लागत। कोई दिक्कत? अभी के समय जो मुद्रास्फीति आ रही है वो लागत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये घटने का नाम नहीं लेती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बहुत कम समय के लिए होती है, कम समय। जैसे 1 जनवरी के दिन ग्रीटिंग कार्ड, 14 फरवरी के दिन गुलाब का फूल, वो क्या है? मांग प्रेरित। 15 फरवरी को कोई ना पूछेगा, नहीं समझ में आ गया? बकरी खाएगी। कुछ को दिक्कत? होली में रंग, होली बाद रंग खरीदिए ना, ऐसे ही दे देंगे। दीपावली में पटाखा रख लेता है छठ में बेचने के लिए। राखी के दिन में वो रक्षाबंधन, नहीं समझे? राखी। तो ये देखिए, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कम समय के लिए होती है, समझ में आ गया कि नहीं? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अस्थायी हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है। लागत ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस वजह से लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाती है। अब जैसे देखिए, पहले लॉज वगैरह में जहां स्टूडेंट पढ़ता था, बहुत कम समय में ईद के समय कपड़ा, हाँ 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 सही बोला, ईद आ रहा है, ईद के समय में कपड़ा, वो भी देखेगा कि ईद में कपड़ा पहनते ही हैं लोग, नया कपड़ा सब लोग, तो ईद में भी क्या कर देगा? कपड़ा कपड़ा कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महंगा कर देता है वो। लगन के समय में मेकअप का चीज, हाँ वो भी महंगा हो जाता होगा। अभी लड़की बताएगी सब यहाँ पे, महंगा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, स्नो पाउडर सब महंगा हो जाता होगा लगन के समय, खरमास के समय। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एगो खरमास के एगो ब्यूटी पार्लर था, उसमें ना 2 भैंस ऐसे देख रही थी सर। इसे कहते हैं मोटिवेशन। नहीं समझा? मोटिवेशन हुआ, वो देखी होगी जबकि भाई सबकी, बाप रे, इस रूम में जो अंदर जाता है निकलता है पूरी तरह चेंज हो गया। तो भैंस भी क्या हो गई? मोटिवेट हो गई, और ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। दिस इज मोटिवेशन।
मतलब हमको भी मोटिवेशन इतना भी नहीं हो जाना चाहिए, ज्यादा मोटिवेट हो जाने में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। किसी को दिक्कत है? मुद्रास्फीति कितने टाइप का? हाँ, 26 जनवरी को जलेबी महंगा क्यों हुआ? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब मांग की वजह से मुद्रास्फीति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगन में पंडित जी महंगा क्यों होगा? मांग प्रेरित मुद्रा, पंडित जी की बुकिंग रहता है बहुत, एक एक तो पंडित जी बहुत विद्वान रहते हैं, लोग का और डिमांड रहता है। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं, आप लोग के एरिया में महीना के पहले सप्ताह में महंगाई बढ़ जाती है, किस लिए? तरलता। महीने के पहले सप्ताह में आप सबका पैसा आता है, आप सबका क्या आता है? पैसा आता है, और सबका पैसा आ गया, पार्टी सार्टी सबका चलता है। नहीं समझा गया? मसाला भूज दिया उधर, यो नहीं पता होगा कि चिकन महंगा है कि सस्ता ना, मसाला भूज दिया आएगो गया चिकन लाने। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? अरे कितना महंगा रहे, मसाला भुजा गया, आएगा चिकन। समझ में गया? चाहे वो बकरा का हो या कसाई का। नहीं समझेंगे? आगे बढ़े तो देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब बताइए, पहले गांधी सेतु पार करने का पटना में पुल है, लाइव वाले आप लोग को पता ना होगा, पटना आने से पहले विशाल गंगा नदी को पार करना पड़ता है अगर आप नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार में आ रहे हैं तब, और अगर आप इधर से आ रहे हैं तो इधर से सोन नदी पार करना पड़ता है, नदी दोनों ओर से पार करना है। तो पहले लगता तो उसमें 20-25 रुपए पार करने का, अभी 50 की 60 रुपया ले रहा है कोई। 50 रुपया ले रहा है, बताइए वो क्यों महंगा कर दिया? लागत प्रेरित मुद्रा। पहले 70 रुपया डीजल भरवाता था, अभी 100 रुपया डीजल भरवा रहा, महंगा नहीं हो जाएगा? तो कौन सी वृद्धि? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। समझ में कि नहीं आएगा? पहले 1 रुपया में 4 गो फोचका मिलता था, पानी पूरी 1 रुपया में 4, हम लोग के समय। अब 1 रुपया में 1 को न देगा। समझ में कि नहीं आ गया? तो बताइए कौन सी वृद्धि? लागत, आलू महंगा, तेल महंगा, बेसन नहीं मिल रहा, मैदा, आटा, जो भी महंगा, सबका सब क्या हो गया? महंगा, सबका सब महंगा। सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, सबसे खतरनाक होता है, घट में नहीं करता है। समझ में कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अब सबसे कम समय के लिए रहता, मांग खत्म, मुद्रास्फीति खत्म। समझ में कि नहीं आ गया? जैसे अभी सेवई का रेट बहुत महंगा हो गया होगा, ईद का समय आया, सेवई का रेट महंगा, क्योंकि पता है कि जो जाएगा कहां तुम, विदाउट सेवई ईद नहीं, विदाउट सेवई ईद नहीं, उसको पता है, इसलिए सेवई का रेट बढ़ा देगा। उसमें खूब डिजाइन कहेगा कि मामी सेवई है, महंगा मिलेगा, महंगा कर देगा कि नहीं कर देगा? रीजन क्या है? मांग पर। अब ईद बाद अरे ले लो ना यार, 2 किलो ले लो, जानता है खराब हो जाएगा, ज्यादा देर तक रख देंगे, खाने पीने वाला सामान तो ज्यादा देर तक नहीं ना चल पाता है, क्या हो जाएगा? जैसे आप देखें छठ के समय फल बहुत महंगा मिले, छठ के 2 दिन बाद केला जानता है बेच के निकाल 2 दिन में, वरना क्या हो जाएगा? सड़ जाए। लेकिन वही केला वाले को छठ से पहले मिलिए। पता है बिहार में है तो दीपावली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, लेकिन छठ जरूर मनाएंगे। बिहार में दीपावली का मतलब होता है छठ का एडमिट कार्ड, बहुत धूमधाम से छठ, ऐसा छठ पृथ्वी पे कहीं नहीं होता है। जहां कैसा होता है बिहार में, गांव गांव क्या हो जाता है? जगमगा जाता है। तो उसको भी पता है कौन सी मुद्रास्फीति? मांग, मांग प्रेरित। अच्छा ये बताइए, अगर मोदी जी सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया भेज देंगे तो कौन सा मुद्रास्फीति होगा? कौन सा? तरलता। आप लोग को भी समझ में आ गया? वेरी गुड, सबको समझ। मुद्रास्फीति कितने तरह से होगा? मांग, लागत, तरलता। तरलता को कंट्रोल कौन करता है? मांग को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्षणिक होता है, अपने आप कंट्रोल हो जाता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि दुकानदार बेचारा उसी दिन के भरोसे कमा लेता है। जैसे देखिए ना, जो कुम्हार लोग होते हैं, दीपावली के दिन उन लोग का दिया बिक जाता है, अच्छा खासा बिक जाता है, तो वो जरूरी भी है, दीपावली छठ में उनका दिया बिक जरूरी भी है। समझ कि नहीं? तो ये उतना दिक्कत नहीं। सबसे खतरनाक कितना सिंपल है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कितना सिंपल है, इससे सिंपल है कोई?
आप लोग को समझ में आ रहा है? मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? महंगाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे देखिए स्नो पाउडर, क्रीम, ठोड़ रंगने वाला, ये सब महंगा हो जाएगा। अगर ये महंगा हो गया तो ब्यूटी पार्लर का भी चार्ज क्या हो जाएगा? महंगा। अब जो दाढ़ी बनाने वाला क्रीम 30 रुपया में खरीदता था, आज वो उसको 100 रुपये में खरीद रहा है, 50 रुपये में खरीद रहा है, तो क्या करें? महंगा हो जाएगा। और नहीं तो कहिएगा सस्ता तो साबुन लगा देगा लाइफ बॉय साबुन लगा देगा। तो क्रीम लगाता है तो सही नहीं रहता है। आगे बढ़े। इन्फ्लेशन के टाइप 3, मांग प्रेरित, लागत प्रेरित, तरलता वृद्धि। तरलता वृद्धि, इनमें किसे आरबीआई कंट्रोल करता है और किसे सरकार कंट्रोल करती है? हाँ, लागत प्रेरित मुद्रा। इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? उत्पादन बढ़ाकर। जैसे कोयला का रेट बढ़ गया, कोयला उत्पादन बढ़ा दीजिए। प्याज का रेट बढ़ गया है, अब पाकिस्तान से प्याज मंगा दीजिए। दाल का रेट बढ़ गया है, वियतनाम से दाल मंगा दीजिए। नहीं समझ में आ गया? तो मांग उत्पादन बढ़ा के सरकार किसे कंट्रोल कर सकती? लागत प्रेरित। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सीएनजी पे चला दीजिए गाड़ियों को, सब गाड़ी सीएनजी पे चल जाएगी, डिमांड घट जाएगा, तुरंत पेट्रोल क्या हो जाएगा? सस्ता। इसके लिए सरकार को भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए। आगे का क्लास कल करेंगे।